नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में भी आपकी स्क्रीन पे है। एवरेज क्या है और इसके बहुत सारे मेथड हैं जो अपने हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है एवरेज का, एंड टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम, यानी कि उनसे रिलेटेड प्रश्न है ना। रिप्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि प्रतिस्थापन संबंधित प्रश्न, एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस एग्जाम्स, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे अपने पहले देखते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो इसमें अपने क्या देखेंगे, जैसे अपने को कई राशियां दी होती है। राशियां जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि संख्याएं 20, 25, 30, 35 और 40, इनका अपने को एवरेज ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सम करेंगे, राशियों का योग। तो राशियों का योग कितना आ रहा है अभी, 40, 20, 60 और 60, 120 और 30 कितने हो गए अभी, 150। अब ये संख्याएं कितनी है अभी टोटल अपने सामने 5 संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये तो अपने बेसिक जो फॉर्मूला है उससे एवरेज निकालने का प्रयास किया। अब अपने क्या सीखेंगे, एक तो अपने देखा कि फॉर्मूला से एवरेज कितना आ रहा है, वो आपने पाया कि एवरेज 30 आ रहा है। अब अपने को एक बात और दिखाई दे रही है कि ये जो सेंटर में संख्या है यही अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, एवरेज प्राप्त हो रहा है। तो इससे अपने क्या कह सकते हैं कि अगर ये संख्याओं के बीच का अंतर समान है, देखो यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है और यहाँ पे भी 5 का गैप है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो जो मध्य की संख्या होगी वो ही क्या होगा, एवरेज होगा। तो अपने फर्स्ट बात क्या सीखी कि अंतर समान होने पर जो मध्य की संख्या होती है वो ही क्या होता है, एवरेज होता है। दूसरा तरीका अपने देखें तो अपने क्या देख पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट संख्या क्या है, 20 है और लास्ट संख्या क्या है, 40 है। तो अपने इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग लगा दें, तो अपने सामने क्या आएगा अभी, 60, और 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही क्या है, अपना एवरेज है। तो आपने 3 तरह से एवरेज निकालना सीखा कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, या फिर मध्य की संख्या एवरेज है, या फिर पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ के अपने क्या प्राप्त कर सकते हैं, एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जो मध्य की संख्या है या फिर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 है, जब इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। देखो जी, अपने सवाल आ गया 1 नंबर, अपने पास संख्याएं क्या आई, 4, 8, 12, 16 और 20। तो अपने क्या देख पा रहे हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। अंतर समान है तो अपने क्या सीखा अभी, दोनों को ऐड करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट क्या है, ये मध्य की संख्या ये क्या रहेगा, अपना एवरेज रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो अपने क्या करेंगे, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के और 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास एवरेज आ जाएगा। ये 2 तरीकों से अपने एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी। हाँ जी, संख्याओं के प्रकार। तो अपने क्या देखना है, संख्याओं से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, विषम संख्याओं का। तो अपने क्या देख पा रहे हैं कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो प्राकृत संख्याएं होती है। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ ठीक है इनकी परिभाषाएं बताऊं जी, 2 से पूरा भाग जाता है तो सम में विषम में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। तो डायरेक्ट आपको क्या पता है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक चलती है ना, अनंत तक। ये सारी की सारी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है अभी, अगर प्राकृत संख्याओं में अपने 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो ये सारी क्या हो जाती है यदि, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं।
उसके बाद अपने देख पा रहे हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से ये अनंत तक चलती जाएंगी ना, इनमें 2 2 का गैप रहता है। और विषम संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सके, वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद है जी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक संख्या में क्या होता है, जैसे 4 है, 4 में 4 का भाग तो जाएगा और 4 में 1 का भाग भी जाएगा। देखो 1 का और समय का भाग तो हर संख्या में जाता है, लेकिन ऐसी संख्याएं जिनमें समय के और 1 के अलावा किसी अदर संख्या का भी भाग चला जाए, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। उसी तरह 6 है, इसको 3 से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है। उसके बाद है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों। एक तो हर संख्या का गुणनखंड होता है और एक वो समय संख्या, ठीक है। केवल और केवल क्या होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए, अदर संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें 1 नहीं है और इसमें भी 1 नहीं है, तो 1 का क्या रहता है? 1 न ही तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसका कारण क्या है कि अपने 1 के कितने गुणनखंड है? 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है। और मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य संख्याएं ऐसी होती है जिनके केवल क्या हों? केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद पूर्णांक है, इंटीजर हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इनके बीच का गैप भी क्या रहता है? 1 1 रहता है। अपनी संख्याओं से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं भी। फर्स्ट सवाल अपने सामने है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पता है कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है जी, ये सारी की सारी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। और ये क्या कह रहा है कि प्रथम 50, तो प्रथम 50 कहाँ तक संख्याएं बन जाएंगे भी? 50 तक प्रथम 50 संख्याएं बन जाएंगी। और इनका एवरेज ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे? अंतिम संख्या और प्रथम संख्या। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारों में गैप क्या है? समान है। और 50 और 1 कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। और 51 में अपने 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। तो ये क्या है? अपना एवरेज है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। इसी तरह अपने सम संख्याओं का औसत भी ज्ञात कर पाएंगे। मान लो आपको दे दिया जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो प्रथम 50 और 50 तक की सम संख्याओं में एक अंतर होता है। यहाँ पे मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज, सम संख्याओं का एवरेज। और दूसरा सवाल है 50 तक की सम संख्याओं का एवरेज, 50 तक की सम संख्याओं का एवरेज। तो दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखने में आपको समान लग रहे होंगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज में अंतर है। और ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि प्रथम 50 है या 50 तक की सम संख्याएं हैं, क्योंकि अपने बुक्स में क्या पढ़ा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का औसत n ही होता है। और प्रथम 50 तक की, प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 2/2। तो इस तरह से अपने ये जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट देखना है कि 50 तक की सम संख्याएं तो क्या आएंगी? 2 से लेकर 50 तक की आएंगी। तो अपने क्या कर पाएंगे भी? 50 + 2/2, यानी कि 52/2। इसका मतलब क्या है? ये जो सवाल है इसका एवरेज तो क्या आना चाहिए? 26 आना चाहिए, क्योंकि पहली सम संख्या 2 होती है और 50 तक जाना है, तो अंतिम संख्या क्या होगी अपने लिए? 50 होगी। तो 50 + 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम 50 सम संख्याओं की। तो आपको पता है जो फर्स्ट सम संख्या होती है, पहली सम संख्या होती है, वो क्या होती है? 2 होती है। सेकंड सम संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। यानी कि जितने नंबर की संख्या उसको 2 से गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो मैं 50वीं सम संख्या की बात करूंगा तो 50वीं सम संख्या क्या आ जाएगी? 50 × 2 यानी कि 100 आ जाएगी। तो इसमें तो अंतिम सम संख्या क्या थी? 50 थी, लेकिन इसमें अंतिम सम संख्या क्या आ रही है? 100 आ रही है।
तो अपने क्या करेंगे, पहली सम संख्या तो 2 होती है और अंतिम क्या आ गई 100, तो 102/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, ये आपका एवरेज आ जाएगा। 2 बातें समझ आई। इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो आप इस तरह की ट्रिक का यूज नहीं करोगे कि n+2/2, इस तरह की ट्रिक का यूज नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में जाके ये ट्रिक्स जो है यही सवाल को गलत करवाती है। तो अपने बेसिक तरीके देखने हैं कि इनके बेसिक्स क्या हैं। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपके कि प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, इनके बीच का गैप क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया कि जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो पहली अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी भी, 2 आ जाएगी। सम और अभाज्य, सम और भाज्य में अंतर है, विषम और अभाज्य में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखना। अब पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 2 पे अपने क्लिक कर देते हैं कि 2 अपना सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। जब अभाज्य की बात करेंगे तो अभाज्य सबसे छोटी क्या है, 2 है। 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है। प्रथम 7 का पूछे, देखो इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना कि प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच का गैप समान नहीं होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका इरेजर, 2, 3, 5, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आ जाएगा। 11 के बाद क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब कितनी संख्याएं चाहिए, 7 संख्याएं चाहिए, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 14, 15, 16 क्या है, भाज्य है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारों को ऐड करना ही पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं है। और 17 और 13 कितने हो गए भी, 30 और 11 41, 41 और 7 कितने हुए 48, 48 और 2 कितने हुए 50, 50 और 55 58। तो 58 और संख्याएं कितनी है, 7 है। 7, 8 कितना होता है, 56 होता है। 4 बच जाएंगे और 7, 2 क्या हो जाएगा 14, 8.28 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने क्या देख पा रहे हैं, भाज्य में अपने वो फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी, संख्याओं 0.5, 0.75, 1 और लगातार कहाँ तक 4, इसका औसत क्या होगा। तो अपने क्या देख पा रहे हैं, गैप कितने का है, 0.25 का है। इसमें भी गैप कितने का है, 0.25 का है, और आगे इसी तरह से 0.25 का गैप है। तो आपको क्या पता चला कि इनका गैप क्या है, सभी संख्याओं के बीच का समान है। तो अपने क्या करेंगे, प्रथम संख्या 0.5 और अंतिम संख्या 4, इसको जोड़ देंगे और 2 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, यानी कि 4.5 और 4.5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। तो इस तरह से भी अपने संख्याओं से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, और अपने क्या करेंगे, उनमें ये सभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड टाइप के सवाल हैं कि किसी कक्षा में 20 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। यदि इनमें एक अध्यापक की आयु और जोड़ ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आयु और जोड़ ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। देखो ये अपने इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं। एक तो कि इसका बेसिक क्या है, आपको पता है कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर मैं इनका टोटल प्राप्त करना चाहूँ, ये कह रहा है कि 20 छात्र हैं और औसत कितना है, 25 है। तो अगर संख्या 20 है और एवरेज क्या है, 25 है, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। क्योंकि क्या आएगा, औसत गुणा संख्या ही तो टोटल होता है।
अभी अपने क्या निकाल रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर रहे थे। अगर अपने क्या करेंगे, राशियों का योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू राशियों की संख्या हो जाएगा। अभी 20 छात्र थे, उनका एवरेज कितना था, 25 था, तो टोटल कितना हुआ अभी 500 हो गया। अभी कह रहे एक अध्यापक की आयु और शामिल करनी है। अब एक अध्यापक की आयु और शामिल करनी है तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, अभी 21 हो जाएंगे। और औसत आयु में क्या हो रहा है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, अभी 26 हो जाएगी। पहले 25 थी, अब कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई कि नंबर इंटू एवरेज करते हो तो अपने पास क्या आता है, टोटल प्राप्त हो जाता है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 आ जाएगा और 546। ठीक है। अब अपने को क्या प्राप्त हो रहा है कि जब 20 जने थे तो टोटल कितना था, 500 था। अब 21 जने हैं तो टोटल कितनी आयु, 546 है। इसका मतलब जो नया बंदा आया उसकी आयु कितनी है, 46 है। तभी तो टोटल 546 हुआ, क्योंकि पहले आयु कितनी थी, 500 थी। अब कितनी हो गई भी, 546 हो गई। तो कितना आया, 46। अब देखते हैं इसको अपने मौखिक कैसे कर सकते हैं। तो आप एक बात पे यहाँ पे गौर कीजिए कि 20 छात्र है, एवरेज 25 है। एक अध्यापक की आयु जोड़ ली तो एवरेज में एक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एवरेज में वृद्धि होने का मतलब देखो, प्रत्येक पे एक बढ़ता है तभी तो एवरेज में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 10, इनका एवरेज कितना है, अभी 6 है। एवरेज कितना है, 6 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक संख्या में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हो कि पहले एवरेज क्या था, 6 था। प्रत्येक संख्या में 2 ऐड किया तो एवरेज क्या हो गया, 8 हो गया। पहले एवरेज 6 था, प्रत्येक संख्या में 2 ऐड किया तो एवरेज में भी क्या हो गया, 2 ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है, औसत में अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब प्रत्येक बंदे पे क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। अब पहले 20 छात्र थे, अब कितने हो गए, भी 21 हो गए। और 21 होने पे अगर प्रत्येक बंदे पे 1 की वृद्धि हुई तो 21 जनों पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, 21 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि ये जो टीचर आया वो 21 साल आयु ज़्यादा लेके आया। 20 छात्र थे, आयु 25 वर्ष थी। अब टीचर की कितनी होनी चाहिए, 25 तो होनी चाहिए, प्लस में क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी उसकी आयु, 46। इस बात का पता चला। अब आप इसको डायरेक्टली कर पाओगे कि 20 छात्र, आयु 25 है, एक अध्यापक और आया और एवरेज में 1 बढ़ गया, यानी कि टोटल 21 व्यक्ति हो गए और एवरेज में 1 बढ़ा तो टोटल में क्या बढ़ जाएगा, 21 बढ़ जाएगा। अब टोटल में 21 क्यों बढ़ा, क्योंकि अध्यापक आ गया था। इसका मतलब अध्यापक की आयु जो स्टूडेंट थे उनसे 21 साल अधिक थी। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी। नेक्स्ट वाले भी, एक कक्षा में 41 छात्र हैं जिनका औसत वजन 65.5 किलोग्राम है। एक अध्यापक की आयु, एक अध्यापक का वजन और शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब अपने डायरेक्ट क्या पता चल रहा है कि 41 छात्र थे, एक अध्यापक और आया तो टोटल कितने हुए, 42 हो गए। और 42 पे एवरेज में आधा किलो की वृद्धि हो गई, एवरेज में आधा किलो की वृद्धि हुई। तो आप क्या पाओगे कि टोटल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि 42 में प्रत्येक में आधा किलो की वृद्धि होगी तो टोटल में कितनी हो जाएगी वृद्धि, 21 की हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, जो अध्यापक आया वो उनसे 21 साल क्या था, बड़ा था। अब 65 में 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 86.5 आ जाएगा। ये 65.5 था। अभी ये बात समझ आ रही है। अरे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको सोचना है कि 41 छात्र थे, अब एक अध्यापक आया तो टोटल 42 हो गए। 42 होने पे 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है एवरेज में। अगर एवरेज में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, यानी कि आधा किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो टोटल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 21 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। अब पहले 65.5 था, 21 की वृद्धि हुई जब टीचर आया, तो इसका मतलब 21 किलोग्राम क्या है, टीचर का वजन अधिक है। तो टीचर का वजन कितना है, 86.5 किलोग्राम।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी। एक विद्यालय में 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। यदि 2 अध्यापक जिनके वजन का अंतर 6 किलोग्राम है, उनका वजन और शामिल कर लिया जाए तो औसत में 250 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 250 ग्राम कम हो जाता है, सॉरी। तो दोनों अध्यापकों में कम वजन वाले अध्यापक का वजन कितना है? देखो आप क्या देख रहे हो कि विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं। 2 अध्यापक और आए तो टोटल कितने व्यक्ति हुए? 52 व्यक्ति हो गए। इतनी बात का पता चला। अब उनके पास 80-80 किलोग्राम और वजन था, यानी कि जो 2 व्यक्ति आए उनके पास भी 80-80 किलोग्राम वजन होगा। जो 2 टीचर्स आए उनके पास 80-80 तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि 250 ग्राम कम हो जाता है वजन। इसका मतलब ये 250 ग्राम कम क्यों हुआ? क्योंकि वो कम वजन लेके आए थे। अब 52 बंदों पे 250 ग्राम वजन कम हो रहा है एवरेज में। 52 बंदों पे 250 ग्राम वजन कम हो रहा है। इसका मतलब अगर 500 ग्राम होता तो 26 किलो कम हो जाता। अब कितना कम हो रहा है? 13 किलोग्राम कम हो रहा है। तो अध्यापकों का टोटल वजन कितना है भी? 160 में से आप क्या कर दोगे? 13 माइनस कर दो। इतनी बात समझ? 13 माइनस क्यों किया? क्योंकि 52 बंदों पे 250 ग्राम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब टोटल में कितना कम हो रहा है अभी? 13 किलोग्राम कम हो रहा है। अब देखिए, अगर 13 किलोग्राम कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 147 बच जाएगा। अब टीचर के पास टोटल वजन कितना बचा? 147 किलोग्राम। अभी क्या कह रहे हैं कि दोनों अध्यापकों में से कम वजन वाले अध्यापक का वजन ज्ञात करना है और वजन का अंतर 6 किलोग्राम है। अब अपने क्या करते हैं, a + b इतना है, a - b 6 है, समीकरण बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पता है एक कम वजन वाला अध्यापक है, एक ज़्यादा वजन वाला अध्यापक है। तो जिसके पास ज़्यादा है उसको 6 किलोग्राम पहले दे दो। ये तो कर सकते हैं। उसके पास 6 किलोग्राम ज़्यादा तो 6 किलोग्राम अपने दे दिया उसको। अब बचा कितना? 141 बचा। अब 141 को अपने क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 120 तो आना ही, तो क्या आ जाएगा अभी? 141 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 70 और क्या आ जाएगा? 70.5 किलोग्राम। इसको भी क्या मिल जाएगा? 70.5 किलोग्राम मिल जाएगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 76.5 किलोग्राम। इसके पास कितना हो जाएगा? 70.5 किलोग्राम। कम वाले का कितना है भी? 70.5 किलोग्राम है। ये बात समझ में आई? एक बार वो देख लीजिए। मैं कहता हूँ आपके पास टोटल वजन है 180। टोटल वजन कितना है? 180। अब एक को मान लो आपको 5 किलोग्राम ज़्यादा देना है। एक को कितना ज़्यादा देना है भी? 5 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मान लो चाहिए भी। एक को 10 किलोग्राम क्या करना है अपने को? ज़्यादा देना। तो ज़्यादा वाले को अपने पहले से 10 किलोग्राम दे दिया। अब बचा कितना? 170 बचा। कितना बचा? 170 बचा। तो अब दोनों के पास कितना आएगा अभी? 170 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही होगी कि 170 को अपने क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दोनों को अपने क्या दे देंगे? आधा आधा वजन दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। 85 इसके पास आ जाएगा। तो इसके पास टोटल कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इसके पास 85 ही रह जाएगा। 10 किलोग्राम का अंतर आ गया। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले इसको 6 किलोग्राम क्यों दिया? क्योंकि अंतर इसका 6 किलोग्राम था। तो कम वाले का पूछा 70.5 है, ज़्यादा वाले का पूछता तो क्या हो जाता अभी? 76.5 किलोग्राम हो जाता। देखो हाँ, प्रतिस्थापन से संबंधित सवाल आपको कुछ सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से एक व्यक्ति चला जाएगा, उसकी जगह नया व्यक्ति आ जाएगा, या फिर कोई स्टूडेंट्स गया स्कूल में से, उसकी जगह नया स्टूडेंट आया। तो इस तरह के सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगे भी? 20 लड़कों के एक समूह में 25 वर्ष आयु वाले लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, जिससे समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वही बात कि गया कितने का? 25 का गया और औसत में वृद्धि हो रही है, यानी कि 25 से तो ज़्यादा आया होगा तभी तो औसत में वृद्धि हो रही है। जाने वाला विद्यार्थी कितने किलोग्राम का है? 25 वर्ष आयु का है ना, 25 वर्ष आयु का गया और आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। स्टूडेंट तो अभी भी 20 है ना, 20 में से एक गया, एक आ गया, तो स्टूडेंट तो अभी भी 20 है, लेकिन आयु में क्या हुआ? 1 वर्ष की वृद्धि होगी। अब 20 में एवरेज 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो टोटल में कितने की वृद्धि हुई होगी? टोटल 20 वर्ष की वृद्धि हुई होगी, तभी तो एवरेज 1-1 बढ़ पाया सारों का, कि 20 जनों को 1-1 आएगा तभी तो 1 की वृद्धि होगी। तो जो टीचर आया उसकी आयु कितनी है अभी? 45 वर्ष है।
बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको देखना कि 20 लड़के थे, 25 का चला गया, एक नया बंदा आ गया, बच्चे तो 20 के 20 ही, और 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि एक बंदे पे 1 की वृद्धि हो रही, तो 20 पे 20 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो टीचर आया वो 20 साल इससे बड़ा था स्टूडेंट से। हाँ भाई, एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब पुराने 42 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। अब बात वही कि 15 नाविक थे, एक नाविक गया, एक नया आ गया, और औसत वजन कितना बढ़ गया, 1.6 किलोग्राम बढ़ गया। अब आप क्या देख पा रहे हो कि गया कितने का था, 42 का गया था, और 15 में सारों में 1.6 बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा अभी, 15 तो बढ़ गया, और 6 कितना हुआ, 9 और बढ़ गया, 15 और 9 कितने होते हैं अभी, 24 बढ़ गया, तो इनका वजन कितना आ गया, 66 किलोग्राम। इतनी बात समझ आई भी? कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है कि 15 नाविक है, 1.6 किलोग्राम वजन बढ़ा, एक गया और दूसरा आ गया। अब औसत में 1.6 बढ़ा, तो टोटल में क्या करेंगे, 15 × 1.6 बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल में कितना बढ़ जाएगा, 24 किलोग्राम बढ़ जाएगा। 42 का गया था, उससे 24 किलो एक्स्ट्रा आया, तो कितने का आया, 66 किलोग्राम का आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक समूह के निश्चित संख्या में छात्रों का औसत 72.9 है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। अब कितने छात्र जा रहे हैं अभी, 10 छात्र जा रहे हैं, इनका औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम। 10 का औसत 80 होने का मतलब यही है कि सारों का वजन 80 किलोग्राम है, ठीक है। 10 छात्र चले गए जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम था, और उनकी जगह 10 छात्र आ गए जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.5 कम हो गया। सभी का औसत कितना कम हो गया, 0.5। अब टोटल वजन कितना कम हुआ अभी, 80 के गए, 78 के आए 10 छात्र, तो प्रत्येक छात्र पे कितना कम हुआ, 2-2 किलोग्राम कम हुआ, तो 10 छात्रों पे कितना वजन कम आया अभी, 20 किलोग्राम कम आया। 10 छात्र 80 के गए और 78 के आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि 10 छात्रों में प्रत्येक 2 किलो वजन कम लेके आया, यानी कि 20 किलोग्राम वजन टोटल कम लाए। अब टोटल में अगर 20 कम हो रहा है और एवरेज में 0.5 कम हो रहा है, तो टोटल बट्टा अपने एवरेज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, 40 स्टूडेंट। एक बार और देख लीजिए इसको कि 10 छात्र गए 80 किलोग्राम वाले, उनकी जगह 10 छात्र ही नहीं आए, वो 78 किलोग्राम वाले आए, यानी कि प्रत्येक छात्र 2 किलोग्राम वजन कम लेके आया। अब 2 किलोग्राम कम लेके आया तो टोटल कितना, 20 किलोग्राम वजन कम आया होगा। अगर टोटल 20 किलोग्राम वजन कम आ रहा है और औसत को 0.5 कम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल बटा में एवरेज, यानी कि 40 स्टूडेंट होंगे। अच्छा, एक सवाल और देख लीजिए भी, किसी विद्यार्थी को 10 द्वितीय अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया और उसने औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंक गलती से पलट दिए। देखो पहले इसको थोड़ा सा अपने समझते हैं कि द्वितीय अंकीय संख्याएं क्या होती है और वो कैसे बनती है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26, ये तो आपको सबको पता है इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है। अब अपने क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है वो तो हमेशा 1 से ही गुना होता है, और जो दहाई का अंक होता है वो 10 से गुना होता है। इसी तरह अगर 126 भी होता तो इकाई का अंक 1 से गुना हो जाता, दहाई का अंक 10 से गुना हो जाता, और सैकड़ा का अंक 100 से गुना हो जाता, 1 गुना 100। इस तरह से ये संख्याओं का निर्माण होता है। तो अपने क्या देख पा रहे हैं कि 2 गुना 10 प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 26। कोई भी संख्या है जैसे 35 है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 प्लस 5 गुना 1, तो ये क्या बन जाएगी, 35 बन जाएगी। ये बात समझ आ रही होगी, प्रत्येक संख्या का निर्माण ऐसे होता है। ये कह रहा है इस तरह की द्वितीय अंकीय संख्याएं थी, और कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी। और एक विद्यार्थी ने क्या किया कि गलती से एक संख्या के अंक पलट दिए। अंक पलटने का मतलब जैसे 35 था तो इसको क्या लिख दिया, 53 लिख दिया। इनकी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी इस वालों की। और वास्तविक औसत से 2.7 औसत अधिक प्राप्त कर लिया, तो उस संख्या के इकाई और दहाई अंकों का अंतर बताना है अपने को, जिसके अंक गलती से पलट गए थे। अब देखिए संख्याएं 10 थी, तो अपने को पता है 9 संख्याएं तो उन्होंने सेम ली, जैसे मान लो A1 A2 और A9, प्लस मान लो
एक संख्या एक्स वाई थी, तो इसका मतलब क्या था अभी 10x + y। उनको ये तो संख्याएं लेनी चाहिए थी, लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया, a1 a2 a9 तक लिया, लेकिन 10x + y को क्या ले लिया इसने, 10y + x ले लिया। इतनी बात समझ आ रही है कि 10x + y लेना चाहिए था, लेकिन 10y + x ले लिया। अब अपने सवाल में क्या कह रहे हैं कि इनके एवरेज में कितने का फ़र्क आ गया, 2.7 का फ़र्क आ गया। तो अपने एवरेज तो ऐसे ही निकाल रहे होंगे ना, a1 + a2 a9 बटा में, अब संख्याएं कितनी है 10 है, तो बटा में क्या कर रहे होंगे 10 कर रहे होंगे। तो अपने क्या कर देते हैं, a1 + a2 a9 + 10x + y बटा में 10। और दूसरी बार इसने क्या एवरेज लिया अभी, a1 + a2 a9 + 10y + x और बटा में 10। ये दोनों एवरेज है, इनका अंतर इसने क्या किया, अंतर इसने 2.7 अधिक प्राप्त कर लिया। अब 10 एलसीएम आ जाएगा, देखो ये इससे माइनस होगा तो a1 a9 तक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, 10y + x - 10x - y बटा में 10। और ये क्या है 2.7। 10y में से y जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा। और 10x में से x में से 10x जाएगा तो माइनस का 9x आ जाएगा। तो अपने क्या ले लें भी, 9y - 9x बटा में 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। अब ये 10 इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो बचेगा क्या अभी, 9y - x बराबर 27। 10 का गुना हो जाएगा। अब 9 कॉमन आ गया तो 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y - x बराबर क्या आ जाएगा, 27 बटा 9 यानी कि 3। इसके इकाई और दहाई अंक का अंतर कितना है, 3 है। अब देखो इतना बड़ा तो वहाँ पे आप कर नहीं सकते, आपको क्या पता है कि अंतर कहाँ पे है, एक ही संख्या में तो है। 10x + y लिखना था, 10y + x लिख दिया। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, यही अंतर ले लोगे, 10x + y माइनस 10y - x, ये बराबर कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और बटा में संख्याएं कितनी थी, 10 थी, ये तो आना ही आना है। 10 इधर जा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 9x - y। तो x - y की वैल्यू पूछी, 9 इधर भाग में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने ऐसी क्लासें जारी रखेंगे भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।